मैटर जो है वो बेसिकली 3 स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और अब हम इनको थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं, बट उससे पहले हम कुछ एक टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं जो हमें काम आएंगी। जैसे रिजिड का मतलब होता है अनबेंडिंग, वैसे रिजिड का मतलब सॉलिड ही होता है, बट यहाँ पे रिजिड का मतलब होता है जो बेंड नहीं हो सकता और जो फ्लो नहीं करता है, एज इट इज रहता है, उसे हम रिजिड कहते हैं। फ्लूइड मतलब जो चीजें फ्लो करती हैं, जैसे फ्लूइड में लिक्विड और गैसेस दोनों को ही फ्लूइड कहा गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्लूइड लिक्विड को कहते हैं, फ्लूइड मतलब लिक्विड एंड गैस। डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये डेंसिटी, जैसे अगर एक लेमैन की लैंग्वेज में हम समझे, किसी दो लोगों का सिर का एरिया सेम हो लेकिन किसी के सिर में ज्यादा बाल है और किसी के सिर में कम बाल है, तो जिसके सिर में ज्यादा बाल होंगे हम बोलेंगे इट इज मोर डेंस। सो पर यूनिट वॉल्यूम में जितना मास है, मतलब दो आइडेंटिकल क्यूब्स ले लें अगर हम, और उसमें जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितना मास उसमें ज्यादा होगा वो ज्यादा डेंस होगा। सो मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी। और डेंसिटी का इसीलिए यूनिट होता है केजी, क्योंकि मास का यूनिट होता है केजी और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। सो डेंसिटी इज मेजर्ड आइदर इन केजी मीटर क्यूब और ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम सेंटीमीटर क्यूब भी होता है डेंसिटी का यूनिट। सो डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज डेंसिटी। वॉल्यूम मतलब कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। जैसे अगर सपोज एक बॉक्स है तो उसने कितनी हवा ऑक्यूपाई करी है, उसके अंदर की कैपेसिटी को हम वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, अगर एक कंटेनर है कोई सा भी, तो उसके अंदर वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, दैट इज नोन एज वॉल्यूम। सो दीज ऑल थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को डिफरेंट क्राइटेरिया में स्टडी करते हैं। जैसे कि अगर हम शेप की बात करें तो सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप, उसका एक पर्टिकुलर शेप होता है। लिक्विड जो है उसका कोई शेप नहीं होता और वो कंटेनर का शेप ले लेता है। जिस कंटेनर में हम रखेंगे उसका वो शेप ले लेगा। अगर हम स्पून में रखेंगे पानी को तो वो स्पून का शेप ले लेगा। एंड ऑल्सो गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, ओनली द सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप। बाउंड्रीज की बात करें अगर, तो सॉलिड की बाउंड्रीज तो दिखती ही है, लिक्विड की भी बाउंड्री दिखती है। अगर हमें लिक्विड कोई टेबल के ऊपर स्पिल्ड हो तो हमें उसकी बाउंड्री दिखेगी, बट गैस की कोई भी बाउंड्री नजर नहीं आती, गैस की कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती है। अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करें तो ये सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो काफी कम होती है, लिक्विड में ज्यादा होती है और गैसेस में सबसे ज्यादा होती है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड में, सबसे कम होता है लिक्विड में, और गैसेस में सबसे कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसीलिए वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। ठीक है, देन वी स्टडी द कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब कि वो कितना कंप्रेस हो जाएगा। अगर मैं सीरिंज लेती हूँ और सीरिंज में एक गैस लेके उसको कंप्रेस करने की कोशिश करती हूँ तो वो थोड़ा नीचे जाएगा। ठीक है, अगर लिक्विड को कंप्रेस करूंगी तो बहुत ही कम जाएगा, ना के बराबर। सामने से हमें कॉर्क से उसे पैक करना पड़ेगा पहले। तो गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड, लिक्विड ऑलमोस्ट नेग्लिजिबली कंप्रेस्ड, बहुत कम उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। हालांकि बहुत हैवी मशीन से गैसेस को तो बहुत ज्यादा कंप्रेस कर लेते हैं, लिक्विड भी कंप्रेस हो जाता है लेकिन बहुत कम, और सॉलिड जो है वो कंप्रेस नहीं होगा। जैसे अगर आप सोचोगे स्पॉन्ज, स्पॉन्ज कंप्रेस हो जाता है सॉलिड होने के बावजूद भी, तो स्पॉन्ज का ये है कि स्पॉन्ज में बीच बीच में एयर बबल्स रहते हैं और वो एयर बबल्स एस्केप आउट हो जाते हैं। जब हम इसको कंप्रेस करते हैं तो ये एयर बबल्स बाहर निकल जा रहे हैं, इसलिए वो कंप्रेस हो रहा है, अदरवाइज सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। ठीक है, वॉल्यूम, सॉलिड का एक फिक्स वॉल्यूम होता है। अगर एक सॉलिड वुड का टुकड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा है, तो उसका वॉल्यूम फिक्स है। लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स होता है। वॉल्यूम का एक और यूनिट होता है लीटर्स। जैसे अगर आपको कोई 1 लीटर दूध देगा तो आप उसको बड़े कंटेनर में डाल दोगे तो वो 5 लीटर नहीं हो जाएगा। लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स रहता है, दिस यू हैव टू रिमेम्बर। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स रहता है बट गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं रहता है। अगर आप एक थोड़ी सी गैस को एक रूम में डाल दोगे तो वो पूरे रूम को ऑक्यूपाई कर लेती है वो गैस। ठीक है, तो गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी मतलब सॉलिड्स जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, गैस और
लिक्विड्स जो होते हैं वो फ्लूइड होते हैं क्योंकि इट कैन फ्लो। फ्लूइडिटी मतलब वेदर इट कैन फ्लो और नॉट। आप देखते हो कि हवा भी बहती है और पानी भी बहता है, बट सॉलिड्स वो नहीं बहते। ठीक है। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब होता है कि जब दो मैटर आपस में मिक्स हो जाते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं, तो हम उसे डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे कि अगर हम अगरबत्ती जलाते हैं तो अगरबत्ती के जो स्मोक निकल रही है वो हवा में मिक्स हो जा रही है, तो दिस इज नोन एज गैस टू गैस डिफ्यूजन। गैस में ही गैस मिक्स हो रही है। अगर हम लिक्विड में इंक जो है अगर हम ड्रॉप डालेंगे तो वो अपने आप ही लिक्विड में मिक्स हो जाती है, तो दिस इज नोन एज लिक्विड टू लिक्विड डिफ्यूजन। हालांकि हर टाइप के डिफ्यूजन्स होते हैं, लिक्विड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू सॉलिड। जैसे अगर हम चौक जो है, चौक से हम बोर्ड पे लिख दें और उसको एज इट इज छोड़ दें 1 साल तक या 4-6 महीने तक, तो वो फिर हम मिटाएंगे तो वो मिटेगा नहीं, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो हैं वो सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्यूज हो गए एक दूसरे के अंदर, इसलिए वो मिटता नहीं है। वैसे ही कुछ दाग लग जाते हैं जब हमारे कपड़ों में, तो वो किसी भी तरीके से निकलते इसलिए नहीं है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के अंदर चले गए। सो दिस इज नोन एज डिफ्यूजन। गैस में देखो डिफ्यूजन बहुत फास्ट होता है, लिक्विड में कंपैरेटिवली स्लो होता है और सॉलिड में स्लोएस्ट होता है। ठीक है। सॉलिड में डिफ्यूज होने में टाइम लगता है। सो दिस इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो वी जस्ट रिवाइज व्हाट वी हैव seen so far. Shape, solids have definite shape, liquid takes the shape of the container, gases also take the shape of the container, it doesn't have any definite shape. Boundaries, solids have distinct boundaries, liquids do have distinct boundaries, but gases की कोई भी boundary नहीं होती है। Solids cannot be compressed, liquid can be compressed very little and gases can be compressed very easily. Volume जो है वो फिक्स होता है, सॉलिड का भी लिक्विड का भी, बट गैसेस का वो फिक्स नहीं होता है। अगर हम देखें कि इट कैन फ्लो और नॉट, तो सॉलिड इज नोन एज रिजिड वेयर एज लिक्विड एंड गैसेस आर नोन एज फ्लूइड। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत कम होती है सॉलिड्स में, लिक्विड्स में थोड़ी ज्यादा हो जाती है, गैसेस में सबसे ज्यादा हो जाती है स्पेस। और अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है सॉलिड्स में, उससे कम होता है लिक्विड में और लीस्ट होता है गैस में। काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की लीस्ट होती है, सॉलिड में लीस्ट होती है, लिक्विड में उनसे थोड़ी ज्यादा होती है और गैसेस में सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा मूव करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड टू द मूवमेंट, तो मूवमेंट जो होता है वो सॉलिड में सबसे कम होता है, लिक्विड में पार्टिकल्स का मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है और गैसेस में उससे भी ज्यादा होता है, इसीलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो सॉलिड में लीस्ट होता है, लिक्विड में ज्यादा होता है और गैसेस में उससे भी ज्यादा होता है। अब हम देखते हैं कि कोई भी चीज जो है वो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में चेंज हो सकती है, भले किसी को ज्यादा टाइम लगे किसी को कम टाइम लगे, बट स्टेट्स ऑफ मैटर आपस में चेंज हो सकते हैं। जैसे बर्फ जो है वो पानी में चेंज हो जाती है और पानी जो है वो वापस बर्फ में चेंज हो जाता है, पानी जो है वो वाटर वेपर में चेंज हो सकता है और वाटर वेपर वापस पानी में चेंज हो जाता है। सो इन सब चीजों के एक नाम है, इन सब प्रोसेस के एक नाम है, वो आपको याद रखना है। जैसे अगर सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो तो हम उसे फ्यूजन कहते हैं या फिर मेल्टिंग कहते हैं। व्हेन सॉलिड इज चेंज इनटू लिक्विड इट इज नोन एज फ्यूजन और मेल्टिंग। आइस जो है वो मेल्ट हो जाती है पानी में, और अगर लिक्विड जो है वो सॉलिड में चेंज हो तो हम उसे फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। ठीक है। आपको ये वाले टर्म्स बहुत याद रखने, फ्रीजिंग मेल्टिंग तो आपको पता ही है, बट ये याद रखने, लिक्विड टू सॉलिड इज सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड टू लिक्विड इज फ्यूजन। वैसे ही लिक्विड अगर हम गैस में कन्वर्ट हो रहा है, पानी अगर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो हम उसको वेपराइजेशन बोलेंगे, और अगर वाटर वेपर वापस पानी में कन्वर्ट हो रहा है तो हम इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। ये सारे टर्म्स आपको पता है। कुछ एक ऐसे भी मैटर होते हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि कपूर या फिर नेफ्थलीन बॉल्स जो आप विंटर वेयर में रखते हो। तो when solid changes directly into gaseous form without changing into liquid form, it is known as sublimation. Whereas the opposite, when gas changes to solid, it is known as deposition. इसमें liquid form का रोल नहीं होता है। ठीक है। ये चेंज क्यों होते हैं, एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में चेंज क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। दो चीजें होती हैं जिसकी वजह से वो
चेंज होते हैं, एक तो टेम्परेचर की वजह से और एक प्रेशर की वजह से। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है और लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है टेम्परेचर बढ़ने से। अगर हम किसी बर्फ को गर्म करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और लिक्विड को गर्म करेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये फ्लो रहता है और अपोजिट फ्लो रहता है जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अगर मैं गैस को ठंडा करूंगी तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड को ठंडा करूंगी तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? जिस टेम्परेचर पे सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, जैसे बर्फ का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है या फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री होता है। मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट सेम होता है किसी भी चीज का। 0 डिग्री में बर्फ भी हो सकती है और 0 डिग्री में पानी भी हो सकता है। सो मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर इन विच द सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड। लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है तो वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। वैसे तो बॉइलिंग पॉइंट के बिना भी कई लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पर जब लिक्विड वेपराइज होना शुरू होता है दैट इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट या कंडेंसेशन पॉइंट। वो दोनों ही सेम होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री C। सो द प्रोसेस इज नोन एज वेपराइजेशन एंड द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड चेंजेस इनटू गैस इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। वैसे ही जब गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो हम उसे कंडेंसेशन कहते हैं और कंडेंसेशन अपोजिट है वेपराइजेशन का। जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है हम उसे फ्रीजिंग कहते हैं या सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सेम होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि वेपराइजेशन और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस होता है। एक दो टर्म्स आपने सुने होंगे, एक वेपराइजेशन और एक इवेपोरेशन। हो सकता है कि हम अभी तक ये दोनों टर्म्स को एक जैसा ही सोच रहे हों। वेपराइजेशन और इवेपोरेशन का दोनों का मीनिंग होता है कि जब लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, बट देयर इज अ सटल डिफरेंस बिटवीन दीज टू। वेपराइजेशन तब होता है जब हम किसी लिक्विड को बॉईल करते हैं और फिर वो वेपर में चेंज होता है। जैसे आप अगर स्टीम बना रहे हो तो आप जब पानी को गैस पे रखोगे और वो बॉयल होना स्टार्ट होगा और उससे स्टीम बनना स्टार्ट होगी। जब वो बॉइलिंग पॉइंट पे रीच करेगा 100 डिग्री C पे तब वो वेपराइज होगा। लेकिन आपने देखा होगा कि कहीं पे भी पानी अगर स्पिल हो जाता है या गिर जाता है तो थोड़ी देर बाद वो अपने आप सूख जाता है। हम फैन ऑन कर देते हैं तो वो अपने आप सूख जाता है, बट वहां पे 100 डिग्री टेम्परेचर तक रीच नहीं हुआ है वाटर। बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट वो इवेपोरेट हो गया है, इट हैज चेंज इनटू गैस। दिस इज नोन एज इवेपोरेशन। सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेपराइजेशन एंड इवेपोरेशन इज दैट वेपराइजेशन में बॉइलिंग पॉइंट रीच होने के बाद कोई भी लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम उसे वेपराइजेशन बोलेंगे। और अगर वो विदाउट रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट अगर वो लिक्विड टू गैस में चेंज हो रहा है, दोनों में ही लिक्विड टू गैस चेंज होगा। बट अगर विदाउट रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट वो लिक्विड टू गैस चेंज हो रहा है तो इट इज नोन एज इवेपोरेशन। वेपराइजेशन एक फास्ट प्रोसेस होता है जबकि इवेपोरेशन एक स्लो प्रोसेस होता है। अब हम देखते हैं इवेपोरेशन के बारे में कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट करती है, किसकी वजह से इवेपोरेशन स्लो हो जाता है या फास्ट हो जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा। जैसे कि गर्मियों के दिनों में ज्यादा टेम्परेचर रहता है तो ज्यादा इवेपोरेट हो जाता है, हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। सो द फर्स्ट फैक्टर विच अफेक्ट्स इवेपोरेशन इज द टेम्परेचर। आपको ये फैक्टर्स भी लर्न करने हैं और ये भी लर्न करना है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि एटमॉस्फेयर में कितना मॉइस्चर है। देखो बारिश के दिनों में कपड़े क्यों नहीं सूखते, क्योंकि बारिश में एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा वाटर वेपर होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। तो जो ऑलरेडी अगर हमारा एनवायरनमेंट सैचुरेटेड है वाटर वेपर से, तो और ज्यादा वो इवेपोरेट करके अपने पास वाटर वेपर नहीं लेना चाहता, इसलिए ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होती है तो इवेपोरेशन स्लो हो जाता है। ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में इवेपोरेशन स्लो होता है। सो दिस इज द सेकेंड फैक्टर। देन थर्ड इज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब अगर एक कप में हम चाय रखेंगे या अगर हम एक प्लेट में रखेंगे तो किस में ज्यादा जल्दी इवेपोरेट होगा, जहां पे सरफेस एरिया उसे ज्यादा मिल रहा है।
अगर सपोज एक पानी स्पिल्ड आउट है और हमने उसको ग्लास में रखा और एक पानी को फैला दिया है, तो जो फैला हुआ पानी है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, इसीलिए हम शायद कपड़ों को फैला के डालते हैं ताकि वो जल्दी सूख जाए। अगर हम एक साथ इकट्ठा करके डाल देंगे तो वो जल्दी नहीं सूखेंगे, क्योंकि सरफेस एरिया जितना ज्यादा होता है इवेपोरेशन भी उतना ज्यादा होता है। देन प्रेशर कंडीशन, देखो अगर प्रेशर कंडीशन कम होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होता है, ठीक है। जो काम टेम्परेचर को बढ़ाने से होता है वही काम प्रेशर को घटाने से होता है। जैसे आपने देखा होगा पहले भी कि टेम्परेचर को बढ़ाने से सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और सिमिलरली प्रेशर को कम करने से ये वाली चीज होती है कि सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस। यहाँ पे प्रेशर कम हो रहा है लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। सो जो काम टेम्परेचर को बढ़ाने से होता है सेम वही काम प्रेशर को कम करने से होता है। तो आप ये याद रख सकते हो कि प्रेशर और इवेपोरेशन एक दूसरे के अपोजिट है। हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन कम होगा और प्रेशर कम करेंगे तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। देन विंड, मूवमेंट ऑफ एयर मतलब हवा, जितनी ज्यादा हवा होगी उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा, इसीलिए हम किसी चीज को सुखाने के लिए फैन ऑन कर देते हैं ताकि वो जल्दी इवेपोरेट हो जाए। सो this is how wind affects the rate of evaporation. Next is the boiling point of the liquid. देखो जितना कम उसका boiling point होगा तो उतना ज्यादा वो evaporate जल्दी से हो जाएगा। सपोज किसी का boiling point रूम टेम्परेचर ही है तो वो रूम टेम्परेचर में इवेपोरेट हो जाएगा। अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा इसका मतलब उसको वेपराइज होने में टाइम लगता है। तो लोअर द बॉइलिंग पॉइंट, हायर द रेट ऑफ इवेपोरेशन। सो दीज आर द 6 factors that affect evaporation, and how they affect evaporation, that also you have to remember. If we summarize the whole thing, rate of evaporation is affected by the following factors. एक तो temperature, जितना ज्यादा temperature रहेगा उतना ज्यादा evaporation का rate होगा। अगर temperature बढ़ेगा तो evaporation का rate भी बढ़ेगा, है ना। इसीलिए गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं। Then wind speed, जितनी ज्यादा wind चलेगी उतनी ज्यादा जल्दी कपड़े सूखेंगे, है ना। देन नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी, क्लाउडी डेज में जल्दी कपड़े नहीं सूखते हैं बट सनी डेज में सूख जाते हैं, क्योंकि सनी डेज में ह्यूमिडिटी कम होती है। तो ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन का रेट ज्यादा होगा। ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगी तो इवेपोरेट नहीं होगा पानी, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी वाटर वेपर है। देन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ज्यादा होगा। अगर सरफेस एरिया कम है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी कम है। अब ये जो लास्ट 2 है ये इतना ज्यादा बुक पे नहीं पढ़ाया जाता। ये 4 फैक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विंड, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया। ये 2 एक्स्ट्रा फैक्टर्स मैं आपको बता रही हूँ। प्रेशर, प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन कम होगा, है ना। प्रेशर जैसे अगर आप माउंटेन एरियाज में जाओगे और वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है तो इसलिए ड्राइनेस रहती है वहां पे, क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होता है। प्रेशर जहां पे कम होता है वहां पे इवेपोरेशन ज्यादा होता है। देन बॉइलिंग पॉइंट, अगर किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा। So all these factors affect the rate of evaporation, and this is all for the second part of this video. Thank you.